Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। हम लोग क्लास 9 चैप्टर 3 लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे थे और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिसमें कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को स्टडी किया है। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और न्यूटन्स के लॉ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, और गैलीलियो से पहले ये जाना जाता था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका यदि वो मोशन में है, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पर कंटिन्यूअस एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा माना जाता था। यदि कोई बॉडी चल रही है तो उसको चलाए रखने के लिए कंटिन्यूअस एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन गैलीलियो ने बाद में बताया कि ऐसा नहीं है, किसी भी बॉडी को चलाए रखने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इफ देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग अपॉन देयर। यानी किसी बॉडी पर यदि कोई बॉडी चल रही है, उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जिस वेलोसिटी से वो चल रही है उसी वेलोसिटी से वो चलती रहेगी। तो इस तरह से गैलीलियो ने कुछ लॉज दिए, या लॉज नहीं दिए, कुछ उन्होंने अपने व्यूज रखे और उनको लेकर जो बातें हुई उनको देखते हैं। According to Galileo, he found that no force is needed to continue the motion of a moving body। यानी किसी मूविंग बॉडी को कंटिन्यू मोशन में रहने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इफ ए बॉडी इज सेट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये कंटिन्यूअस मूव करती रहेगी इवन व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू सेट द बॉडी इन मोशन इज विड्रॉन। यानी कि यदि सपोज किसी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए, यानी इसको चलाने के लिए शुरुआत में कोई फोर्स लगाया गया और उस v वेलोसिटी से वो चलने लगी है, तो जब एक बार बॉडी किसी v वेलोसिटी से चलने लगी है तब वहाँ जो फोर्स है उसको आप हटा भी दें तब भी आपकी बॉडी आगे की ओर चलती रहती है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो अदर फोर्स सच एज फ्रिक्शन ईटीसी टू अपोज द मोशन। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होना चाहिए, अदरवाइज आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि कोई बॉडी चल रही है किसी वेलोसिटी से, आपने उसमें स्टार्टिंग में फुल फोर्स लगाया और उसकी वजह से उसमें वेलोसिटी क्रिएट हुई, एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और बॉडी मोशन में आ गई, तो आप उस फोर्स को आप हटा सकते हैं यदि वहां पर कोई दूसरा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इस तरह से गैलीलियो ने अपनी बात को बताने के लिए दो तरह से कहा, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it remains at rest unless a force is applied on it। यदि कोई बॉडी आपकी रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। अब आप फोर्स यदि कोई नहीं लगाते हैं तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट पर रहेगी, ऐसा गैलीलियो ने बताया। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। नेक्स्ट जो बात उन्होंने कही, that is if a body is moving it will continue to move with the same speed in the same direction unless a force is applied on it। अब ये कह रहे हैं कि यदि कोई बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में तो ये कंटिन्यूअस उस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि आप इस पर कोई फोर्स ना लगाएं। यदि आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो इस बॉडी की डायरेक्शन और इसका मोशन उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में बना रहेगा। तो ये दो बातें इन्होंने गैलीलियो ने यहाँ पर डिस्कस करी और इन्हीं दो बातों को आगे न्यूटन्स ने अपने लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो अब न्यूटन्स ने क्या लॉ दिया इन्हीं दो बातों को देखते हुए, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, जो स्टेटमेंट उनका, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं कर रही है, इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट, और ये हमेशा रेस्ट पर रहेगी। तो ये यहाँ पर गैलीलियो की जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसी को उन्होंने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में ऐड किया कि इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट।
और इस तरह से सेकंड स्टेटमेंट को भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया। तो गैलीलियो की इन दोनों बातों को न्यूटन्स ने अपने एक स्टेटमेंट में जोड़ दिया और उसी को कहा गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और वो दो बातें क्या है कि बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी यदि मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक कि उस पर कोई नया फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आपके न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के दो पार्ट हो गए और उन दो पार्ट को यदि हम डिस्कस करें तो क्वालिटेटिव डिस्कशन करते हैं। न्यूटन्स ने जो आपके स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में जो दो पार्ट हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन फॉलोइंग टू पार्ट्स। क्या है? फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया और सेकंड पार्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या है ये पार्ट? डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? ये आपका स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। वो कह रहा है इन द फर्स्ट पार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू विच एन ऑब्जेक्ट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। यानी फर्स्ट लॉ में जो इसने कहा है कि इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट एंड इफ इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई बॉडी जो भी पोजीशन में है, जिस भी स्टेट में है, रेस्ट पे है या मूविंग कर रही है, वो अपने आप में कोई चेंज नहीं लाती। तो इसी को कहते हैं हम उसका प्रॉपर्टी इनर्शिया। तो अकॉर्डिंग टू विच एन ऑब्जेक्ट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कोई बॉडी अपने स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो या वो मूविंग कंडीशन में हो, उसको खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। और इसी बात को कहा गया इनर्शिया। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it neither changes its state nor it tends to change the state is called inertia। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती या नहीं करने का टेंडेंसी रखती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। ओके, तो अब इसी को और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो न्यूटन्स लॉ ने बताया उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो सेकंड पार्ट है आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, वो फोर्स को डिफाइन करता है। क्या? अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ ये कहा है कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर यदि मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। तो इस बात से तो ये मालूम हो गया कि बॉडी के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को चेंज करने से रोकती है, यानी वो अपने आप कोई चेंज नहीं करती। इसको इनर्शिया कह दिया गया। फिर उसने कहा कि अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो इस बात से ये मालूम हो गया कि जब किसी बॉडी पर यदि कोई फोर्स लगेगा तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। इसका मतलब फोर्स एक रीजन है, फोर्स एक रीजन, द एक्सटर्नल कॉज which can move a stationary object or which can change the state of motion of a moving object। ये वो फोर्स है, एक एक्सटर्नल रीजन जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो एक तरह से ये फोर्स की डेफिनेशन भी हो गई कि फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ से जो फर्स्ट लॉ है उससे दो डेफिनेशन हम लोग को निकल के आई। तो इस तरह से फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स वो एक एक्सटर्नल रीजन है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को, यानी यदि वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, उसको चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब यहां से कुछ और चीजें हैं जैसे मास एंड इनर्शिया। किसी बॉडी का मास क्या है और इनर्शिया क्या है। तो अभी इनर्शिया को हमने सबसे फर्स्ट में देखा, अभी फर्स्ट स्लाइड पर देखा था कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो उसके जो इसका जो स्टेट है, यदि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या वो स्टेट ऑफ मोशन में है, उसको चेंज करने से रोकती है या उसको चेंज होने से रोकने की टेंडेंसी रखती है। उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो ये देखा गया है किसी बॉडी का इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा मास होगा, ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब ये कैसे मालूम हुआ? ये ऐसे मालूम हुआ कि जैसे कोई लाइटर बॉडी रखी है तो उसको हम
विद लेस अप्लाइंग फोर्स उसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट से उसको मूविंग कंडीशन में ला सकते हैं। या कोई हल्की चीज चलती हुई चली आ रही है, लाइटर बॉडी मूव करती आ रही है, उसको हम लेस फोर्स से उसको रोक सकते हैं। वहीं कोई हैवी बॉडी है और वो चल रही है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। ऐसे हैवी बॉडी स्टेशनरी है, उसको स्टार्ट करके चलाना भी मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना मास ज्यादा है उसको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी हैवी मास की बॉडी यदि स्टेशनरी है तो उसको मूविंग कंडीशन में लाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और लाइटर बॉडी और हैवी बॉडी यदि मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि मास यदि ज्यादा होगा तो उसकी पोजीशन या उसके स्टेट में चेंज करने पर फोर्स भी हमको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर कहा गया है ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। इनर्शिया एक तरह से मतलब ये हो गया कि मैं अपने आप में कोई चेंज नहीं चाहता, दैट टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया। और किसी बॉडी के लिए वो अपने में कोई चेंज नहीं चाहती, इसका मतलब वो अपना शेप और साइज नहीं चेंज करना चाहती अपने आप, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती अपने आप। और यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितना मास ज्यादा होगा उतना ही बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फिर कुछ बात इसी तरह से कही गई, काइंड्स ऑफ इनर्शिया। अब काइंड्स ऑफ इनर्शिया एंड एग्जांपल्स एज इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। इनर्शिया कितने तरह का है? तो जैसे हमने देखा कि इनर्शिया आपको या तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है या फिर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन भी होती है। तो इसी तरह से इनर्शिया भी या तो रेस्ट कंडीशन के लिए होगा या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन का होगा। यानी जब बॉडी रेस्ट में है तो वो चाह रही है उसकी रेस्ट की कंडीशन को चेंज ना किया जाए, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। और ऐसे ही कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो वो ये चाहती है कि मेरे मूविंग कंडीशन में कोई चेंज ना किया जाए, ये उसका इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम और डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, व्हेन ए ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अब ये ट्रेन में भी होता है, ये बसेस में भी होता है कि आप यदि स्टैंड बस में खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द बस और बस स्टार्ट करती है अचानक से, तो आपको पीछे की ओर एक जर्क लगता है और आप पीछे की ओर बैकवर्ड टेंड करते हैं फॉल करने के लिए। और यदि आप किसी चीज को होल्ड नहीं किए हुए हैं तो आप पीछे की ओर गिर भी सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज योर बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट वांट्स टू रिमेन्स एट रेस्ट। और वो अपने आप को रेस्ट पे रखना चाहती है, लेकिन जैसे ही बस चलती है वो उसको मूविंग कंडीशन में लाती है। जो आपकी पूरी की पूरी ऊपर की बॉडी है, इस तरह से जो आप सरफेस पे हैं तो आपका जो नीचे के फीट हैं वो तो सरफेस से कांटेक्ट होने की वजह से आगे की ओर चल देते हैं, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है आपकी वो अभी भी रेस्ट रहना चाहती है, जबकि फीट आपके आगे निकल जाते हैं। और इसी वजह से ये टेंडेंसी हो जाती है कि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरने की टेंडेंसी आपके अंदर आ जाती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही देखते हैं, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ आउट ऑफ इट। तो ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कि घर में गद्दे रजाई होती है, उनको यदि हमें साफ करना होता है तो हम डंडे से पीटते हैं, या कारपेट उसको डंडे से पीटते हैं। तो डंडे से आप जब जर्क देते हैं, बीट करते हैं आप अपनी कारपेट को, तो कारपेट तो वाइब्रेट करती है, लेकिन कारपेट के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो रिमेन्स एट रेस्ट रहना चाहते हैं। जबकि आपकी कारपेट डंडे के पीटने से, आपकी स्टिक के पीटने से वो वाइब्रेट करती है, जबकि पार्टिकल उसी जगह पर रहने के कारण वो आपके कारपेट से अलग हो जाते हैं। तो ये भी रीजन हो गया कि डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ एट रेस्ट में है। इसी तरह से ऑन शेकिंग और गिविंग जस्ट टू द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। तो इसका रीजन भी यही है कि जब आप किसी ट्री को जर्क देते हैं, शेक करते हैं, तो जो फ्रूट्स उससे हैंग कर रहे हैं वो फ्रूट्स ड्यूटी इनर्शिया अपनी जगह रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रांचेस के मूव कर जाने की वजह से वो वहां से गिर जाते हैं और वहां से अलग हो जाते हैं। ऐसे और क्वेश्चन ले सकते हैं कि ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए पाइल ऑफ ए कैरम कॉइन। जब आपने कभी कैरम बोर्ड खेला होगा तो कैरम बोर्ड में आप कई सारी आप जो कैरम की कॉइन्स होती हैं उनको आप रखते हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और स्ट्राइकर्स जब आप नीचे वाले कॉइन को स्ट्राइक करते हैं तो आपने देखा है कई बार कि ऊपर का पूरा जो सिस्टम होता है वो वैसे ही बना रहता है
और नीचे का कॉइन आपका अलग होकर आगे की ओर मूव कर जाता है। तो इसका रीजन भी यही है कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो इनर्शिया की वजह से उसी जगह पर रहना चाहता है, और लेकिन जब आप फास्ट मूविंग स्ट्राइकर से नीचे वाली कॉइन को आप स्ट्राइक करते हैं तो नीचे वाली कॉइन तो आगे चली जाती है, लेकिन बाकी की कॉइन उसी जगह पे एज ए पाइल्ड अप बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये भी आपका उसी रीजन की वजह से है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि होल पाइल ऑफ योर कैरम कॉइन्स वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, जबकि नीचे वाली जो कॉइन होती है वो आपके स्ट्राइकिंग की वजह से आगे की ओर चली जाती है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं। When a smooth card placed over the mouth of a tumbler is flicked sharply in the horizontal direction, the card flies away, but the coin kept over the card falls into the tumbler। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि अचानक से यदि किसी कार्ड के ऊपर आपने कोई कॉइन रखा है तो कॉइन तो उसी जगह रह जाता है, जबकि आपका कार्ड आगे की ओर चला जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पर बातें देखी वो ये थी कि कोई आपकी बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि आप कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, और ये उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से कोई बॉडी यदि मूव कर रही होती है तो जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में, ए बॉडी इन ए स्टेट ऑफ मोशन continues to be in the state of motion with the same speed in the same direction in a straight line unless an external force is applied on it to change its state। यानी कोई बॉडी यदि किसी स्पीड से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहती है जब तक कि अनलेस यू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। कोई बॉडी मोशन में बनी रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। A cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stops pedaling। जब आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल को घुमाना बंद कर देते हैं तो भी आपकी साइकिल तुरंत नहीं रुक जाती, क्योंकि आपकी साइकिल मोशन में है और साइकिल वांट्स टू रिमेन इन द मोशन, वो मोशन में बने रहना चाहती है और वो आके कंटिन्यूअस चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लेकिन इन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो सरफेस है वो सरफेस हमारे साइकिल पर नीचे पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारे साइकिल की रोलिंग धीमे धीमे कम हो जाती है और हमारी साइकिल रुक जाती है। तो इफ दैट फ्रिक्शन फोर्स वाज नॉट देयर देन द साइकिल वुड हैव बीन मूविंग फॉर ए इनफाइनाइट टाइम। तो इसलिए वहां साइकिल भी जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है कि जब तक वो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है यदि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ऐसे ही है व्हेन ए पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन। अब सपोज कोई ट्रेन चल रही है और उससे यदि कोई पैसेंजर जंप करता है तो वो आगे की ओर बहुत तेजी से गिर जाता है। उसका रीजन ये कि जब उसने जंप किया तो जो वेलोसिटी आपके पैसेंजर की थी वही जो वेलोसिटी आपकी ट्रेन की थी। जब आप ट्रेन से जंप कर रहे हो, सपोज ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और आपने ट्रेन से जंप मार दिया, तो जब आप जंप मारते हो तो आपके अंदर भी आगे की ओर ही 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे आओगे तो सरफेस पे आते ही आपके जो फीट है वो तो जमीन पे आते रुक जाएंगे, लेकिन आपकी जो ऊपर की बॉडी है वो आगे की ओर गिर जाएगी। तो इस तरह से व्हेन ए पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ही फेल्स डाउन। तो यहाँ पर भी आपकी बॉडी के अंदर जो आगे की ओर एक वेलोसिटी ट्रेन से मिल चुकी है तो बॉडी आगे उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहती है, लेकिन आपके फीट फ्लोर के संपर्क में आते ही, फ्लोर के कांटेक्ट में आते ही रुक जाते हैं और आपकी बाकी की बॉडी आगे की ओर गिर जाती है। कुछ और एग्जांपल इस तरह से हैं, जैसे व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड। ये भी आपने देखा होगा, यदि कोई कार या कोई बस बहुत तेज चल रही है और उसमें अचानक ब्रेक लगती है तो आपकी बॉडी आगे की ओर लीन फॉरवर्ड हो जाती है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। उसका यही रीजन है कि वहां पर आप जब आप चल रहे हो किसी व्हीकल में तो जो व्हीकल की स्पीड है वही आपकी स्पीड है। तो व्हीकल में तो अचानक ब्रेक लग गया, लेकिन आपके ऊपर तो अचानक ब्रेक नहीं लगा और आप उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, तो इसलिए आप आगे की ओर लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसे ही एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। इसी तरह जो एथलीट होता है जब वो लॉन्ग जंप करता है तो लॉन्ग जंप करने से पहले वो बहुत दूर तक दौड़ता रहता है, जिससे कि जब जंप करे तो उसको एक इनर्शिया ऑफ मोशन मिल जाए
और जंप करने पर जो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी थी वो भी उसके जंप में उसको हेल्प कर दे। इसीलिए एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। एथलीट जब जंप करता है तो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आता है, उसके बाद जंप करता है, तो उससे क्या होता है, उसके जंप में उसकी जो ऑलरेडी वेलोसिटी थी वो भी हेल्प करती है, क्योंकि वो बॉडी को उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे की ओर मूव करना चाहती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन ए मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड। इसका रीजन ये है कि सपोज आप किसी ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन में आपने यदि किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, तो आप होना तो ये चाहिए कि ट्रेन आगे जा रही है तो ट्रेन के साथ तो आप भी आगे चले गए और बॉल को वहीं पीछे रह जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो आपने तो बॉल को ऊपर की ओर वेलोसिटी दी है, लेकिन क्योंकि आप आगे की ओर चल रहे थे तो बॉल भी उसी वेलोसिटी से आगे की ओर चलती रहती है और वो फिर से आपके ही हाथ में आकर गिर जाती है, जबकि आप ट्रेन की वजह से कुछ ना कुछ आगे चल चुके होते हैं। तो आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, लेकिन बॉल में आगे वही वेलोसिटी है जो आपके अंदर है ट्रेन की वजह से, तो इसीलिए बॉल ऊपर न जा करके बॉल एक्चुअली में ऐसे ट्रेवल करती है, लेकिन आप हर समय उसके साथ में रहते हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि बॉल जो है आपके हाथ में आ रही है। तो इस तरह से हम फिगर में देखें, इसको हम रब करते हैं, दोबारा से आपको फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे सपोज ये आप यहाँ पर हैं ट्रेन में और ट्रेन चल रही है और आपने बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, तो जब आप बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं और आप ट्रेन की वजह से वी वेलोसिटी चल रहे हैं, तो एक्चुअली में जो बॉल होती है वो भी वी वेलोसिटी से आगे चल रही होती है और बॉल जो है इस प्रकार से आगे जा करके एक्चुअली में ऐसे गिरती है। लेकिन क्योंकि आप लगातार बॉल के साथ जिस वेलोसिटी से बॉल आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से आप भी आगे जा रहे होते हो, तो हर समय बॉल आपके साथ, आपको लगता है कि आपके साथ ही बॉल केवल ऊपर गई है और फॉल बैक टू योर हैंड, जबकि बॉल एक्चुअली में इस तरह से कर्व नेचर में मूव करती है, वो ऊपर भी जाती है और वो आगे भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे ट्रेन के चलने से आगे की ओर बढ़ते जाते हो और बॉल भी उसी स्पीड से आगे बढ़ती जाती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है केवल बॉल ऊपर गई और नीचे आ गई, जबकि इन रियलिटी में बॉल आपकी इस तरह से मूव करती है, बॉल ऊपर भी जा रही होती है और आगे भी बढ़ती हुई जाती है। लेकिन क्योंकि आप भी उसी स्पीड से बढ़ रहे होते हैं तो आपको हर समय बॉल जो है अपने साथ दिखाई देती है और आपको ऐसा लगता है कि बॉल केवल ऊपर गई और नीचे आ गई। तो ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। फिर हम कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोर इन। अब किसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी? ए कार, ए हाउस कार्ट, ए ट्रक, ए टॉय कार। तो ऑब्वियस बात है जिसका मास ज्यादा होता है उसी में आपकी इनर्शिया ज्यादा होती है। तो इन सब में से आपका जो ट्रक है उसका मास सबसे ज्यादा है, तो ग्रेटर मास एंड ग्रेटर इनर्शिया, तो आपका बी आंसर होगा। ऐसे सेकंड देखें, ए टेनिस बॉल एंड ए क्रिकेट बॉल बोथ आर स्टेशनरी टू स्टार्ट मोशन इन देम लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिकेट बॉल देन फॉर द टेनिस बॉल। अब आपको पता है कि जो टेनिस बॉल होती है वो लाइटर होती है और जब आपकी कॉर्क की बॉल होती है या जो लेदर की आपकी क्रिकेट बॉल होती है वो हैवी होती है। तो हैवी बॉल है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो उस पर फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो एफ क्रिकेट बॉल ग्रेटर होगा एफ टेनिस बॉल के लिए, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द टेनिस बॉल देन फॉर द क्रिकेट बॉल। रीजन क्या है? मास, आपका क्रिकेट बॉल का मास ग्रेटर है आपके टेनिस मास से। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि आपका इसका आंसर ट्रक हो गया, वही मास का रीजन है, और इसका रीजन भी आपका टेनिस बॉल का भी आपका यही रीजन हुआ, क्योंकि वो लाइटर है तो उस पर आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है, ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, कीप द बॉडी इन मोशन, कीप द बॉडी स्टेशनरी, कीप द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कांस्टेंट। तो देखिए कोई बॉडी मोशन में है तो उसको बनाए रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जिसको कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही कोई बॉडी स्टेशनरी है तो हमेशा स्टेशनरी रहती है, उसके लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसको कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, कीप द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, यहाँ पर वही बात है, कोई बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हमेशा अपने आप रहती है यदि वहां पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना चाहे।
तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो गया, क्योंकि फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए हमको किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्टेट ऑफ मोशन और इनर्सिया और स्टेट ऑफ इनर्सिया और स्टेट ऑफ आपका जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ मोशन और गैलीलियो को स्टडी किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी में कुछ और चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, रिवाइज करिए और नेक्स्ट टर्न पे आगे मिलते हैं। तो तब तक के लिए आपसे टेक केयर एंड बाय बाय।